हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। इससे पहले लेके हम 6 सेट्स कर चुके हैं और उससे पहले भी अनेकों वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ वो नहीं देखी हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और जितने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी हम सेट फॉर्म में कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे और हमारे टॉपिक्स भी क्लियर होते रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें हमें ये बताना है तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तत्पर शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा में जैसे शब्द लिए जाते हैं, अगर हम उन्हें जू का तू अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन उन तत्सम शब्दों में अगर हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव शब्द होते हैं। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हमारे विसरना, उपानह, गुंजा और गुंठन। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा विसरणा के साथ, जिसका तत्सम शब्द होता है विसरण। और उपानह, गुंजा और गुंठन ये तीनों ही हमारे तत्सम शब्द है, जबकि विसरणा एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या मुंबई से? तो श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र जो कि प्रकाशित होता था कहाँ से? ये होता था हमारा मुंबई से। हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भुजा का बहुवचन क्या है? ये भुजा 2 बार लिखा हुआ है। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजाओं, बहुभुज, भुजा या भुजाएं? तो भुजा के लिए भुजाएं शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा के शब्द को, संस्कृत भाषा के शब्द को, ग्रामीण में संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने हुए किसी शब्द को? तो संकर शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए हुए होते हैं, उन्हें हम जब एक शब्द के रूप में परिवर्तित करते हैं या उनको मिलाकर एक शब्द बोलते हैं तो वो संकर शब्द होते हैं। यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें हमें तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। मोत, पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र। तो यहाँ पर मोत ये शब्द हमारा तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। पाषाण, पुष्कर और क्षेत्र ये तीनों ही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन ए, मोत के साथ। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप हमें बताना है। सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष और अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा का अपेक्षित शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। तो हमें पता है कि स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और अगर हम अच्छा या अच्छी शब्द को जोड़कर या किसी वाक्य में प्रयोग करके अपने शब्दों को देखते हैं तो हम उसे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ये स्त्रीलिंग शब्द होगा और कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द होगा। तो हमारे ऑप्शन है जैसे यहाँ पे कृपा, अच्छी कृपा, मित्र, अच्छा मित्र, कार्य, अच्छा कार्य और त्योहार, अच्छा त्योहार। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की क्या हो जाएगा? ये अच्छी कृपा। हम कहते हैं ना उसने कृपा की है, तो कृपा की है, कृपा होती है, न कि कृपा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा कृपा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए गए हैं, यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं वो अधिकांशतः किस भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू। तो हिंदी के जो शब्द हैं वो अधिकांशतः संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिरण शब्द के सही समानार्थी शब्द का चयन करना है। हिरण शब्द के सही समानार्थी शब्द कौन से हैं? कुरंग, नंदन, तरंग और अम्बुद। तो यहाँ पर कुरंग शब्द जो कि हिरण का समानार्थी शब्द होता है, जबकि नंदन, तरंग और अम्बुद नहीं होता है। नेक्स्ट, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा एक शब्द सही है? स्वेच्छाचारी, स्ववशीय, आत्माभिमत या मतानुयायी। तो अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला हो जाएगा आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? मतलब हिंदी में जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन शब्दांशों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग या प्रत्यय। सर्वनाम क्या होते हैं? वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के प्रारंभ में आकर जब कोई शब्द बैठ जाता है या प्रारंभ में आकर जुड़ जाता है वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में आकर बैठते हैं या अंत में आकर जुड़ते हैं वो प्रत्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्द कौन से हैं? शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय शब्द हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन चला जाएगा प्रत्यय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बाजार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बाजार एक समूहवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजार शब्द से हमें पता चलता है कि ये एक समूह के बारे में बात की गई है। जबकि भाववाचक में क्या होता है? भाववाचक में फीलिंग्स या भाव के बारे में पता चलता है। जातिवाचक में किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेष जाति के बारे में पता चलता है। और व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, समूहवाचक संज्ञा के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेम में भगवान रचना ये किसकी है? ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और इसका ऑप्शन चला जाएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के साथ, यानी कि इन्हें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का जो अर्थ होगा मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, निर्लज होकर कुछ पाना और बदनामी से बुरा। तो पगड़ी रख और घीचक के लिए हो जाएगा निर्लज होकर कुछ प्राप्त करना या निर्लज होकर कुछ पाना। मतलब अपनी लज्जा को त्याग कर लाभ उठाने की चेष्टा करना या लाभ उठाना, ये पगड़ी रख घीचक होता है। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द के लिए कौवा, कटु, चाचा और व्यंग्य। तो काकू शब्द किसके साथ चला जाएगा? ये कोआ, कुएं के साथ काकू शब्द चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। विदुषी, पड़ोसी, छात्रा और शिष्य। तो मैंने अभी बताया था जैसे कि हम शब्द के प्रारंभ में अच्छा या अच्छी लगाकर भी उस शब्द को पहचान सकते हैं या किसी वाक्य में प्रयुक्त करके भी उस शब्द को पहचान सकते हैं। तो विदुषी किसका है? ये विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी होता है। तो ये तो खुद से ही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पड़ोसी कहते हैं अच्छा पड़ोसी है। पड़ोसी कैसा है? अच्छा है। अच्छी पड़ोसी तो नहीं बोला जाता है। छात्रा अच्छी होती है, शिष्य अच्छी होती है। तो इसलिए विदुषी, छात्रा और शिष्या ये तीनों ही हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि पुल्लिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा? पड़ोसी।
तो यहाँ पड़ोसी शब्द पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द में हमें मूल शब्द बताना है, खेल, खिल, ओना या ना। तो खिलौना शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मूल शब्द हमें क्या मिलेगा? खेल से खिलौना बनता है, खेल से खिलौना बनता है, यानी कि खेल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये तो मूल शब्द हो जाएगा। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है, किस प्रत्यय के जुड़ने के बाद ये खिलौना शब्द बना है, तो इसमें ओना प्रत्यय जुड़ा है। ये जो हमारा ओना होगा ये हमारा प्रत्यय की श्रेणी में चला जाएगा। तो अगर हम पूछते हैं कि खिलौना शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा है, तो वो चला जाएगा ओना के साथ। और जबकि खिलौना शब्द में जो मूल शब्द जुड़ा है वो खेल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है? इसमें हमें बताना है कि विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताया जाता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है। श्रव्य, गर्व, सर्व या भव्य। तो कहते हैं श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य की विशेषता है। सर्व, सर्व ज्ञाता, ज्ञाता की विशेषता सर्व होती है। भव्य, भव्य भवन के बारे में बात कर सकते हैं, भव्य भवन, तो यहाँ पर भवन की विशेषता भव्य होना। लेकिन गर्व, गर्व शब्द एक ऐसा है जो कि विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? यौगिक, रूढ़, यौगिक और मिश्रित। तो पंकज और जलद ऐसे शब्द जो कि हम अगर उनका विखंडन करते हैं, उनका विच्छेद करते हैं और कोई सार्थक शब्द, हमें सार्थक अर्थ वाला शब्द नहीं मिलता है, तो वहाँ पर रूढ़ होता है। जबकि यौगिक शब्द कौन सा होता है? जब दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम लेते हैं तो वो यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ बहुव्रीहि का ही एक उदाहरण होता है, यानी कि जिस शब्द से हमें किसी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति का पता चलता है वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा योग रूढ़ के साथ, पंकज और जलज जो कि योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भय, तुलना और अलगाव की पुष्टि किस कारक के द्वारा होती है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो कर्म कारक में क्या होता है? कर्ता कारक और कर्म कारक की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कर्म को, यानी कि कर्म में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान की अगर हम बात करते हैं, किसी को देने के साक्ष्य में या किसी के दान के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। जबकि अपादान अलगाव, पृथकीकरण या भय या तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा अपादान के साथ। अपादान कारक भय, तुलना या अलगाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है 20, 18, 16 या 7। तो ये हो जाएगी 20। कामता प्रसाद जी ने जो विराम चिन्हों की संख्या बताई है ये 20 है। विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, और जिसमें से पूर्ण विराम शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास में हमें विभक्ति चिन्ह का लोप देखने के लिए मिलता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे एक मात्र, जैसे चौराहा। अव्ययभाव समास में हमें देखने के लिए क्या मिलता है? अव्ययभाव में जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग देखने के लिए हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा संख्यावाची शब्द के लिए द्विगु समास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रची हुई, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो के द्वारा के लिए तत्पुरुष समास जाता है, के द्वारा तत्पुरुष समास। और अगर हम बात करते हैं कर्मधारय की, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप होता है। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा तुलसीकृत के लिए तत्पुरुष समास के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें से शब्द अलंकार कौन सा है, शब्द अलंकार के लिए हमारा चला जाएगा यमक। जहाँ पर हम वाक्य में शब्द के रूप में अलंकार की पहचान करते हैं वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। और यमक में जैसे कनक, कनकते सोमुनि, कनक और कनक दोनों ही शब्दों में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। शब्द, इन दोनों शब्दों से हम पहचान करते हैं तो यहाँ पर शब्द अलंकार होता है, यानी कि यमक अलंकार होता है। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? भाषा संबंधी भूल को पाप, अपराध, त्रुटि या द्रोह। तो भाषा संबंधी भूल अगर होती है तो उसके लिए त्रुटि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उपादेय का विलोम क्या होगा? उपादेय शब्द का विलोम उपदेय, उत्पादेय, अनुपादेय या पादेय। तो उपादेय का विलोम जो हो जाएगा अनुपादेय, उपादेय, अनुपादेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यदि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट किया जाना है तो उसके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या उपविराम चिन्ह। तो हमने देखा है, जैसे आप भी देखते हैं कि कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है, बाय चांस हमने लिखा अक्षु, अक्षु के सामने अगर हम ये कोष्टक चिन्ह लगाते हैं तो इस कोष्टक चिन्ह में अगर हम आँख लिखकर उस शब्द को बताते हैं कि अक्षु यानी कि हम आँख के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी कठिन शब्द को अगर हम स्पष्ट करने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो कोष्टक चिन्ह होता है। वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता शब्द ऑप्शन है हमारे जंगल, पुस्तक, स्त्री या व्यवसाय। वनिता शब्द के लिए स्त्री शब्द, यानी कि वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। वनिता शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री होता है। क्वेश्चन नंबर 29, संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं? सामसिक चिन्ह, लाघव चिन्ह, वितरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो संयोजक चिन्ह, इसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे सामसिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अगर हम लाघव चिन्ह की बात करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के लिए ये वाला जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं जीरो के रूप में, ये लाघव चिन्ह होता है। ये होता है हमारा लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। और उद्धरण चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो ये इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं ये हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आप बीती शब्द में समास क्या है? आप बीती शब्द में द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आप बीती शब्द के लिए स्वयं पर बीती, यानी कि यहाँ पर कौन सा अधिकरण तत्पुरुष है तो ये तत्पुरुष समास के साथ चला जाएगा, जिसमें कि स्वयं पर बीती, आप पर बीती। तो जहाँ पर में या पर विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहाँ तत्पुरुष समास चला जाएगा और ये कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अल्पप्राण। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जबकि अंतस्था व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्था व्यंजन य, र, ल और व, ये अंतस्था व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन अंतस्था य, र, ल और व, ये तो अंतस्था व्यंजन हो जाते हैं। श, ख,
श और ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी वर्ग का प्रथम और तीसरा और पांचवा जो शब्द होता है वो अल्प प्राण, और महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा शब्द महाप्राण के रूप में आते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, संयुक्त व्यंजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन है शिव सिंह सेगर, महेश दत्त शुक्ला, मौलवी करीमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।